अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान, लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज जुमेरात और आज ओवरऑल हम बात तो करेंगे सियासी सूरत हाल पे, लेकिन हम हमेशा बात करते हैं कि पिछले दिनों फिर ये प्रॉब्लम हुई। कल भी कुछ पुलिस ऑफिसर्स को रात को मार दिया गया, 2-2:30 बजे का टाइम था। एक एएसआई 2 जवान थे। फिर आज सुबह फिर एक ऑफिसर की जीप पर हमला किया गया, उसमें भी हलाकतें हुई। बाय डिजाइन टारगेट किलिंग कराची में, बाय डिजाइन टारगेट किलिंग गिलगित और बल्तिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में भी आप देखें तो कुछ इसी किस्म का। वहां पर यह है कि बस शायद फायरिंग अब कम की जाती है, खुदकुश हमला करा दिया जाता है। यह भी नौबत आ गई है और इसी तरीके के सिलसिले हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में। तो ये एक बाय डिजाइन सारे का सारा सिलसिला। इंपॉर्टेंट इशू एक और रेज हुआ जब हाफिज सईद साहब, जो कि जमात उद दावा के सदर हैं, हेड हैं या उसके सरबराह हैं, उसको लुक आफ्टर करते हैं, जो कि एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। आज चौधरी निसार का भी बयान आ गया। उनके सर की बाउंटी रखी गई $1 करोड़, तकरीबन 1 अरब रुपए के लगभग, अमेरिकन गवर्नमेंट की जानिब से, और वो ऐलान किया गया उसका इंडिया के अंदर। अच्छा, अब ये कुछ इशू बन रहा था कि जनाब गालिबन आज भी आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान वॉकआउट कर गए। उसकी वजह यह थी कि शायद ये जो नेटो सप्लाईज के हवाले से बातचीत चल रही, कुछ नजर ये आ रहा है कि गालिबन जुबानी कलामी हद तक बात तय हो गई है और बस उसके ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट उसको इंक करना बाकी है और कुछ इसके कवायद और जवाबित बना दिए जाएंगे और ये काम हल हो जाएगा। लेकिन बहुत सी जमातें ऐसी हैं जिनमें कि मैं बड़ा क्लियरली आपको बोलूं कि दीनी जमातें, खासकर जमात इस्लामी का नाम आएगा। मौलाना फजल रहमान साहब की जमात, मौलाना फजल रहमान के साथ साथ जनाब समीउल हक साहब मौलाना साहब की भी जमात। फिर आप देखते रहे कि बहुत से और लोग और भी हल्के ऐसे हैं जो कि इसको सपोर्ट नहीं कर रहे। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका की तरफ से जो प्रेशर आया है या कोई नेगोशिएशन को थोड़ा सा और ज्यादा उसके अंदर इरोजन की गई। पाकिस्तानी नेगोशिएशन का जो एक अप्रोच थी उस लेवल को, जब जमात दावा के सरबरा के ऊपर बाउंटी रख दी गई 1 अरब रुपए की, होगा क्या, होने जा क्या रहा है। एक ख्याल यह किया जा रहा है कि अगला आने वाला इलेक्शन जो है वो 2 फोर्सेस के दरमियान है, एक रिलीजियस फोर्सेस वर्सेस, आई वोंट से नॉन रिलीजियस फोर्सेस, बट वर्सेस द लेफ्टिस्ट और जो सेंटर के आगे पीछे मनूवर करते हैं। इसी पे बात करेंगे जी। मैं आपको अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊं। मेरे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं इनमें जफर बिटानी साहब मौजूद हैं। बिटानी साहब फाटा से ताल्लुक रखते हैं, मेंबर है नेशनल असेंबली के, और फ्रंटियर जिसमें मैं उनसे बात कर रहा हूं तो काफी बड़े रीजन है जिसको ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। इसमें पेशावर, कोहाट, बनू, लकी मरवत, उसके अलावा टांग का इलाका और DI खान। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए जफर साहब। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं जनाब डॉक्टर हुमायूं खान साहब। खान साहब का ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। डॉक्टर साहब की जमात जो है वो एक बात करती है तब्दीली की, एक पॉजिटिव मुस्बत तब्दीली की, और वो कहते हैं जनाब हमें अगर इक्तदार मिला, हमें अगर पावर मिली तो जितनी भी बातें करते हैं आप सब कुछ, ये सब ठीक हो जाएगा। 90 दिन का उन्होंने कहा कि जी करप्शन को भी हम ठीक कर लेंगे 90 डेज विद इन 3 मंथ्स। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आज थोड़ी गप लगेगी उस एंगल से भी आपसे। उनके बराबर में हमारे दोस्त बैठे हैं तारिक पीरजादा साहब, जिनके ऊपर इल्जाम हमेशा ये लगाए जाते हैं कि बड़े खुल के बात कर देते हैं। खुल के बात शायद इसलिए करते हैं कि झूठ बोलने की इनको आदत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी। तारिक साहब, हमारे मुल्क में जो कुछ ये हो रहा है, कराची से खैबर, मिसाल दे, कराची से खैबर तक हम ऐसा करते हैं, तो कराची से खैबर तक जो किलिंग्स हो रही हैं, जो लोग मारे जा रहे हैं, जिस तरीके से लसानियत की बुनियाद पर बंदे मारे जा रहे हैं, मजहब के फिरकों की बुनियाद पर बंदे मारे जा रहे हैं, और रोजाना बयान सुनते हैं ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हुकूमत वाले ये कर देंगे, फेडरल गवर्नमेंट से लेकर के प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कर देगी। सर कुछ भी ठीक हुआ तो हुआ नहीं। बाहर के वालों को हम क्या गिला करें जब हम खुद ही अपने एक दूसरे की गर्दनों को काटने पे तुले हुए हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपका बड़ा शुक्रिया। मैं इतना बताता हूं कि कायम पाकिस्तान के बाद हमारा जो सोशल सेटअप था, इसमें कुछ फिशर्स थे, कौमियत के भी थे, सेक्टेरियनिज्म की भी थे, रिलीजन की भी थे, एथनिक के भी थे। ख्याल ये था कि पाकिस्तान बन जाएगा एंड ऑल दीज सेगमेंट विल बी ब्लेंडेड इनटू वन। ये एक सॉलिड पाकिस्तानी कौम बन जाएगी। बदनसीबी की बात है कि ऐसे हुआ नहीं, बल्कि जो भी डिक्टेटर आया है उसने अपने मफाद के लिए इन फिशर्स को और वाइड किया है, बंद नहीं किया है। ठीक है, और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आपको मालूम है किस डिक्टेटर ने कहां कहां प्ले करके क्या क्या किया है,
और किस किस को ऊपर किया है, किस किस को नीचे किया है, बहरहाल इसमें हमारा हाथ है। दूसरी बात सबसे बड़ी जो है, हमारे दोस्त नुमा किस्म के दुश्मन, जिस पे हम बहुत डिपेंड करते हैं, जिसके बारे में हमारे हुक्मरानों का ख्याल है कि शायद हम इनके बगैर सांस भी नहीं ले सकते हैं। अमेरिका की बात करें आप, ये मतलब अमेरिका है, और कौन है, और कौन ऐसा दोस्त आपका हो सकता है? ये वो दोस्त है जो आप पर आगे से भी वार करता है, पीछे से भी वार करता है, और रेवन डेवस जैसे लोगों को बेच के अंदर से भी वार करता है। ये वही दोस्त है, और अल्लाह आबाद रखे हमारे पड़ोसी को, हिंदुस्तान को भी, उसकी भी मेहरबानियां कुछ कम नहीं है। इजराइल तो मेरे ख्याल में रोजे अव्वल से हमारा मुखालिफ है, और सब एक साथ हो गए, मजे की बात सब एक साथ हो गए हैं। और फिर बदनसीबी की बात यह है कि इनको इन्होंने दोनों तरफ से सैंडविच कर लिया है, अफगानिस्तान साइड से भी और हिंदुस्तान साइड से भी। और जितनी जितनी हमारी कमजोरियां, जहां जहां हमारी वीक पॉइंट्स एक्सप्लॉइट हो सकते थे, जो नर्व पॉइंट हमारे थे, उन सबको बाकायदा एजिटेट करके, एक्सप्लॉइट करके इस मुल्क को अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यानी आप हैरान होंगे कि अभी आपने फाटा की बात की है, फाटा में जो आप ये धमाके कर रहे हैं, मैं खुद उस इलाके का हूं, और ये जिसको आप तालिबान कहते हैं, इनसे शायद कम से कम कुछ लोगों को तो मैं जानता भी हूं, क्योंकि हर कबीले के कुछ लोग इनमें गए हुए हैं। जो सही तालिब होगा वो न पाकिस्तान में धमाका करेगा, न पाकिस्तान में गोली चलाएगा। ये रॉक एजेंट्स है सर, ये कौन है? कहा जाता है कि सब ट्रेन लोग हैं, और ये बात पैसा दिया जा रहा है। मैंने ये बात शर्म शेख में करजी से पूछी थी। मैंने करजी से पूछा था कि करजी साहब, आप हमें बताएं कि बैतुल्ला मसूद मुझे क्यों मार रहा है? मैं और बैतुल्ला मसूद एक बॉर्डर, ये मैं हूं, और बिल्कुल बीच में बॉर्डर है, और ये बैतुल्ला मसूद है। जंडोली में मैं रहता हूं, और स्पिनकेर असल में बैतुल्ला मसूद का हेडक्वार्टर था। वो मुझे क्यों मार रहा है? कहते हैं तालिबान तो मुझे भी मारते हैं। मैंने कहा आपको मारने में वो हक बजानिब है, क्योंकि आपने उनसे हुकूमत छीनी है, मेरा क्या गुनाह है? ठीक, क्या तो क्या फरमाया उन्होंने आगे से? मां सिवाय इसके कि आपने हिंदुस्तान को 12 काउंसिल खाने दिए हैं, वहां पे ये सब प्लानिंग, ये साजिश, ये जोड़ तो होती है, और लोगों को फीड करके बनाकर बाकायदा ब्रेन वॉश करके भेजा जाता है, और हमारे परखच्चे उड़ाए जाते हैं। तो कहने लगे 12 काउंसिल खाने नहीं, 4 है। मैंने कहा 4 कम है, 4 तो कौन सी मान दे रहे हो? बिल्कुल 4 तो शुक्र है तुम मान गए हो, किस खुशी में दिए हैं? आगे चूंकि फिर वो प्रोटोकॉल ऐसा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए थे, तो मुझे इशारा किया कि जरा थोड़े से ब्रेक लगा लो। तो बात यह है कि ये सब हमारे खिलाफ है, इस पे एतबार बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें। अगर देखें, आज मेरे ख्याल में अमेरिका की दोस्ती से दुश्मनी बेहतर है। अगर इसको दूर रखें ना, दूर, ये हमें माफ करो, हमारे अंदर मत आओ, क्योंकि दोस्त तो तुम किसी के हो नहीं सकते हो। मफाद परस्त है जी, अपना काम ठीक है, ठीक। और आपका मफाद जो है ना, आपका मफाद जुड़ा हो इसराइल के मफाद से, और इसराइल के मफाद से हमारा मफाद एक हो नहीं सकता है। बुनियादी फर्क है, वो इतना ऑर्थोडॉक्स हैं। मुझे पिटानी साहब एक चीज कि वो हमें एक्सेप्ट करते ही नहीं है। वैसे साहब, आपका ताल्लुक जिस एरिया से है, जो अफगानिस्तान के साथ बड़ा इन्फ्लुएंस है दोनों तरफ, मैं आपसे सवाल ये पूछूंगा कि ठीक है, क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है कि यार कोई भी मुल्क हो, हुकूमत कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान में भी कभी डिक्टेटर आता है, कभी सिविल गवर्नमेंट आती है, लेकिन चीन के साथ एक ताल्लुक चल रहा है ना, उनका भी एक सिस्टम है, फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। मौजूदा अफगान गवर्नमेंट जो इस वक्त प्रेजेंटली गवर्नमेंट कर रहे हैं, जो कि प्रो अमेरिकन एक लोग बैठे हैं वहां पर, क्या वो पाकिस्तान के मफाद में है? क्या वो पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं या दुश्मन है हमारे? इस पर भी मैं आपको एक बात कहूं। एक मेरे फॉर बैक टू शर्म शेख, जब हमारी डेलीगेशन मिली थी इनके साथ, करजी के साथ, तो यहां बैठे हुए थे करजी साहब, साथ गिलानी साहब बैठे थे, यहां अफगान डेलीगेट था, उधर पाकिस्तानी डेलीगेट था। मुझे करजी साहब ने पकड़ा अपने साथ, यहां पहली कुर्सी पे अफगानी डेलीगेट के साइड पे बिठाया। तो गिलानी साहब ने कहा बिजली साहब आप उधर आ जाएं, हमारे डेलीगेट वहां बैठे। करजी ने उनका कि नहीं, इनको यहां बैठे। तो करजी साहब जब बहुत एग्रेसिव हो गए थे, और गिलानी साहब कहने लगे ब्रदर वी कुडंट डिलीवर, और ब्रदर वी कुडंट डिलीवर, वो भी तो ऐसे तकल्लुफ के लिए कहा था
मतलब ये था कि पाकिस्तान कुड नॉट डिलीवर। मैंने कहा गिलानी साहब मुझे आप थोड़ी सी इजाजत दें कि मैं 2 बातें पश्तो में साथ कर लूं। अच्छा, कहते हमें कैसे समझ आएगी? मैंने कहा दीवारों को भी समझ आ जाएगी। मैंने करजी साहब, मैंने कहा ये आप जो सुबह से कह रहे हैं वी कुड नॉट डिलीवर, वी कुड नॉट डिलीवर, डिलीवर तो वो लोग करते हैं जो खुद मुख्तार होते हैं, सॉवरेन होते हैं। आप खुद मुख्तार हैं, आपको मिट्टी पे इख्तियार है। तो पहले थोड़े से ही झटका लगा, पास फॉर वाइल, और फिर क्या लगा कि हाँ। मैंने कहा कैसे? फॉर द डिफेंस यू आर डिपेंडिंग ऑन द नेटो टैंक्स, फॉर द फाइनेंस यू आर डिपेंडिंग ऑन द अमेरिकन रिसोर्सेज। फिर आप कहते हैं हम खुद मुख्तार हैं। कैसे खुद मुख्तार है? तो उनकी दोस्त से दुश्मनी तो हमारे लिए इसलिए कोई मायने नहीं रखती है कि उनका अपना इख्तियार नहीं है। ठीक, मतलब यहाँ पे एक ब्रेक का इशारा हो रहा है। आपने पूरी बुनियाद आपने बड़ी अच्छी रखी आज की गुफ्तगू की हमारी। आई होप के बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट होगी। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डॉक्टर साहब से भी और तारिक साहब से भी मैं इसी बात पे तबसरा चाहूंगा और इसी बात को आगे लेकर चलेंगे। अमेरिका हमारा दोस्त या दुश्मन? बिटानी साहब का कहना है कि उससे तो दुश्मनी बेहतर है। दोस्ती में जो मैं आगे पीछे से वार करके जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान के, उसमें अगर हम भारत को इल्जाम देते हैं, इजराइल को इल्जाम देते हैं, अफगानिस्तान की सिचुएशन के हवाले से, अमेरिका को हम बेल आउट नहीं कर सकते इसमें। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर हुमायूं, आपने जबरदस्त आपकी पूरी गुफ्तगू सुनी तसल्ली के साथ डिटेल में, और बड़ा इन्होंने अच्छा तज़किया किया क्योंकि शायद एक बड़ा लाइक माइंडेड माहौल में। लेकिन क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जनरली जो कौम या जो तंजीम अपनी खुद अपने आप को ठीक ना करे ना, बाकी लोग अपने मफाद के लिहाज से, अमेरिका जो कर रहा है वो अमेरिका के मफाद के लिहाज से सही कर रहा है। अगर इंडिया जो कर रहा है वो इंडिया के मफाद के लिहाज से क्या कर रहा है, इसी तरह इजराइल के मफाद के लिहाज से कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? पाकिस्तानी पाकिस्तान के मफाद के लिए काम नहीं कर रहे, ये अमेरिका के मफाद के लिए, किसी और के मफाद के लिए, ये उनके लिए काम कर रहे हैं। या ये आइदर इनको इन रिटर्न जो इनके पैसे बाहर पड़े वो उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, या वो उनसे पैसे लेते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द साजिशें हो रही हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। हम अपने मुल्क के लिए काम नहीं कर रहे, हम अपने मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम अपने इंस्टीट्यूशंस को नहीं बिल्ड कर रहे, हम इंस्टीट्यूशंस को तोड़ रहे हैं। जब आप किसी एक इदारे को, अब लेट्स से जो आपने शुरू में कहा कि कराची में, गिलगित बल्तिस्तान में, बलूचिस्तान में, फाटा में क्या हो रहा है, इसकी जो बेसिक वजह है वो ये है कि जो आपके लॉ एंड ऑर्डर वाले जो इदारे हैं, आप उनके अंदर पॉलिटिकल नॉन मेरिट के बेसिस पे आप उन पे भर्तियां करते हैं। ये लोग कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो आपको फिर प्रोटेक्शन देते हैं, आपके लिए काम करते हैं, और ये मुल्क के लिए काम नहीं करते। इनको पता होती है कि इनकी नौकरी आपकी वजह से आई है, आपकी वजह से जाएगी। ये इनको पाकिस्तान का केयर नहीं है, इनको आपका ख्याल है। तो नॉर्मली हर एक अपने अपने उस पे आके दौर में आके लोगों ने ये काम किए। तो इसका मतलब आपकी ब्यूरोक्रेसी, चाहे वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, चाहे वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, उसमें वो बंदे हैं जो अमेरिकन पर्पस को सर्व करते हैं। देखिए, एक आदमी अमेरिकन या वेस्टर्न पर्पस, मैं इसको मैं वेस्टेड इंटरेस्ट कह सकूं, विच कुड बी एनीथिंग, ठीक है। एक आदमी जो मेरिट पे नहीं आता, उसको किसी बैसाखी की जरूरत होती है। वो मेरिट पे फैसला नहीं कर पाएगा। क्यों? उसको डर है कि अगर मैंने मेरिट पे फैसला किया कराए हैं, वो मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मैं कैसे इस पोजीशन पे रहूंगा। ठीक है, इसी बेसिस पे अगर, जैसे भी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, 2 शख्स जिनको पूरा मौका मिला था, जैसे आपने कहा ज़िया-उल-हक साहब और मुशर्रफ साहब, वो मेरिट पे नहीं आए थे, दोनों के दोनों मेरिट पे नहीं थे। इस वजह से वो पाकिस्तान के लिए काम कर ही नहीं सकते थे। उन्होंने किसी न किसी की सुननी थी इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर सीट्स। अब यहां पे असल प्रॉब्लम पाकिस्तान का है कि वो यही है कि आपने इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना है, आपने उनको बिल्ड करना है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मेन मकसद है वो ये है कि जब मैं अगर की बात नहीं कर रहा हूं, जब हम आएंगे हम इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करेंगे। पाकिस्तान में हर किस्म की लॉज है, हर किस्म की चीजें। अगर आपकी इजाजत हो और आप नाराज ना हो, ब्रदर में नाराज नहीं होता। हम सब चाहते, मुझे खास बड़े पसंद है जाती तौर पर, उनकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह बड़ी ऐसी है कि, और बड़ा होप भी हम कहते हैं अगर वो इख्तिदार में आए तो जरूर कोई तब्दील लेके, बिकॉज बाकियों को हमने देख लिया उस तरीके से डिलीवर नहीं हो सका। खान साहब की अपनी जमात के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल इशूज,
इतने मसले मसाइल जन्म ले चुके हैं कि खुद उनको समझ नहीं आ रहा कि यार मैं किसको क्या पोजीशन दूं, किसका क्या करूं जी। अभी आपके इलेक्शंस भी होने वाले और ये सारे वुमेन विंग तो मेन विंग तो ये डिवीजन तो वो डिस्ट्रिक्ट तो ये सारे, प्लस ऑन टॉप पुराने इस्तेमाल शुदा कारतूस भी जमा हो गए। ये वो लोग हैं जो इक्तदार में वजारतों में रहे हैं और इनकी डिलीवरी भी लोगों ने देखी हुई और किन किन पार्टी से वो भी आपने देखी हुई। वो भी दूसरी बात थी। खान साहब कहते हैं क्योंकि अवाम को अगर कबूल नहीं होगा और अवाम की बात, और क्योंकि ही वांटेड कि ही शुड हैव सम, वो जो मैच विनर्स होते हैं वो भी रखना जी। मैं चलें जी, समझ। मुझे आप ये बताएं सर, खान साहब मौजूदा पॉलिटिक्स है वो बड़े डेफिनेटली लोग उनको कहते हैं जी वो क्रिकेट और सियासत में बड़ा फर्क है। क्रिकेट में तो ही इज अ चैंपियन एवरीबडी एडमिट, लेकिन सियासत में कहते हैं इस लेवल पर इनसे चीजें कंट्रोल नहीं हो रही। कल को सर दो चीजें, ये जो क्लेम हो 90 दिन में करप्शन मिटा देंगे सर, ये तो बहुत बड़ा क्लेम है। इस मुल्क की 8,500 अरब की करप्शन और हम 400 के सर्कुलर डटकर ओनर होते हैं। मतलब कंपैरिजन देख लें, यही फौज होगी सर आपके साथ, अच्छे बुरे यही होंगे भाई। ये तो नहीं हो सकता कि ब्रिगेडियर को फायर करके कप्तान को ब्रिगेडियर बना दें। यही सर आपके सिविल ब्यूरोक्रेटिक भी होंगे, सेक्रेटरी नहीं तो जॉइंट सेक्रेटरी जो भी नीचे उसी ने ऊपर आना है, सेक्शन ऑफिसर भी आगे चलता जाएगा। यही सारे आपके लोग हैं सर। और मजे की बात है जो ऊपर आपके ऊपर जो एक छतरी है जिसको हम सेनेट कहते हैं, उसका सारे का सारा आपके सामने हालात, यानी कि 3/4 मेजोरिटी से भी अगर आप वाइप आउट करते हैं मेरे भाई, तो भी सेनेट में वही बैठे हुए। ये सर ये शेख चली वाली बात फिर हारून रशीद साहब ने, आई डोंट नो उनको मुझे कोट करना चाहिए नहीं कि कॉलम लिखा था, मुझे लगा था कि उन्होंने शायद उनको ही कोट किया उसमें। अब मैं कुछ कह सकता हूं? बिल्कुल सर, आप कह सकते हैं। अच्छा ठीक है। सबसे पहले बात यह कि ये जो प्रेजेंट सिनेरियो जिसमें इनसाइड प्रॉब्लम हो रहा है, इसका एक हल हो सकता है कि आप हमारे अंदर जो बेचैनी आई है, तरीके इंसाफ की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कि नए आ रहे पुराने आ रहे हैं, थोड़ी सी वो चीजें, इसको हल करने का सिर्फ कैन यू ब्रिंग दैट मेरिट इज कि आप इलेक्शंस कराएं पार्टी के अंदर और मेरिट में जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं ABCDEFG, दैट शुड बी देयर जी। दिस इज मेरिट एंड दिस विल सर्व विद इन तरीके इंसाफ। अब आ जाती है बात, आपने जो बात की कि खान साहब क्रिकेट और उस लिहाज से, देखिए खान साहब की जो असल जो उनकी स्ट्रेंथ है ना, वो ये है कि ही बिलीव इन मेरिट एंड ही बिलीव्स इन डिसिप्लिन। वही क्रिकेट टीम है, जब वो होते हैं तो वो वर्ल्ड कप जीत जाते हैं इंस्पाइट ऑफ बीइंग कि वो वीक हैं। उससे बेहतर क्रिकेट टीम है, लेकिन उनका लीडर, आप 5 बंदों की टीम हो या 5 लाख की टीम हो, डिपेंड करता है आपके लीडर की विजन पे, उसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स पे और उस पे। आप इन चीजों को देख ले। वही एक हॉस्पिटल है, मेरा छोटा सा क्लिनिक है, उसको चलाते हुए मुझे समझ आती है कितना मुश्किल है, उसको बनाते हुए मुझे पता है कितना मुश्किल है। शौकत खानम इज अ बिग हॉस्पिटल। अब उसको चलाने के लिए जो विजन है वो इंस्टीट्यूशनलाइज करना है अपनी चीज को। आपने चीज को एक ऑटोमेटिक ऑटो पायलट पे लाना है, लेकिन ऑटो पायलट पे लाने के लिए आपने एक खास हाइट पे लेकर जाना है जहाज को, ठीक है सर। उसके बाद फिर आप ऑटो पायलट करेंगे, सब चीजें ऑटोमेटिकली ठीक चलती रहेंगी। लेकिन एट द सेम टाइम द पर्सन शुड बी विजिलेंट कि कहीं कुछ और इस लिहाज तो नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है इंस्टीट्यूशनलाइज, आप किसी भी देखिए आपने जो कहा ना कि वही ब्यूरोक्रेसी है, इन्हीं ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब मैं आते आते ग्रेड 20 में आता हूं तो एक पॉलिटिकल पार्टी आती है और ऊपर से अपने किसी बंदे को जो एक्चुअली ना हेल होता है, ग्रेड 18 का होता है, ग्रेड 19 का होता है, उसको उठा के ग्रेड 21 पे बिठा देते हैं, या किसी बंदे को एक्सटेंशन दे देते हैं, पीछे पूरा बॉटलनेक हो जाता है। उस बॉटलनेक की वजह से लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार जब वो बेईमानी करके आगे निकल रहे हैं, माइक्रो लेवल के इश्यूज हैं, माइक्रो लेवल से इधर से सारे मसले हो रहे हैं। इट इज द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ दैट काउंट्स द मोस्ट। आपको ये छोटी छोटी चीजें, अगले हाफ में डिटेल में आपके पास आऊंगा, क्विकली इस रखने वक्त में आप प्लीज बात मुकम्मल करें। अब बात मुकम्मल कर लें, मैं फिर चलूंगा जी। बात यह है कि हर निजाम की कामयाबी चलाने वाले पर होता है। इस्लाम आज भी है, इस्लाम रसूलुल्लाह सब के जमाने में भी था। वो इस्लाम और आज के इस्लाम में फर्क, कम्युनिज्म माओ ज़ेडुंग के जमाने में भी था चाइना में, आज भी है। शख्सियत का फर्क है। बात यह है कि अगर ऊपर का शख्स जो बैठा है, अगर वो ऑनेस्ट है, तो नीचे वाले जो करप्शन करेंगे वो 10 दफा 20 दफा सोचेंगे। अगर ऊपर की आशीर्वाद न हो, मैं खुद आपकी बात दुरुस्त है, मैं खुद ब्यूरोक्रेट रहा हूं जी, ठीक, मैं खुद ब्यूरोक्रेट रहा हूं। अगर मिनिस्टर, गवर्नर, सदर, वजीर आजम ऊपर से अगर आशीर्वाद न हो,
नीचे वाला आदमी हिल भी नहीं सकता, ये मैं बता दूं। उससे जब ऊपर वाला ही माशाल्लाह चैंपियन हो तो मैं ये नीचे कह से रहा हूं ऊपर ना, तक सारे का सारा सर ऐसे मैं वो डाके पे पैसे शुरू करा मैं यही अर्ज कर रहा हूं, जमा करके ऊपर मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि खान साहब बजाते खुद इतने क्लीन नीट आदमी हैं कि ये जिन लोगों को भी सामने लाएंगे, एक इनकी बात से मुझे ये इत्तेफाक नहीं है कि जिन लोगों को वो इलेक्ट किया जाए, फर्क एक करप्ट आदमी को मेजॉरिटी वहां मिल जाती है, वो ऊपर टॉप पे आते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करेंगे। ये सबसे पहले जो है ना करेक्टर देख के आप समझते हैं कि खान साहब को सिर्फ हाँ या ना, मैं ये बताइए कि ब्रेक का इशारा भी हो रहा है कि खान साहब को चाहिए थोड़ा सा चीजों को सेंट्रलाइज करें, अभी से इतना डिसेंट्रलाइज करेंगे तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। मेरे ख्याल करेंगे, वो करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तारिक पीरजादा साहब डिटेल में आपसे आराम से तसल्ली से बात करो, एक ब्रेक लेने के। वेलकम बैक जनाब वाला तारिक पीरजादा साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, सवाल नहीं करूंगा, चाहूंगा फरमाएं। देखिए फैसल, मामलात उलझ गए हैं इस पाकिस्तान के, और जमहूरियत भी चलानी है आपने और मसाइल को हल भी करना है। अब ये बात बड़ी मुश्किल हो गई है कि निजाम को बचाने की अगर 100% बात की जाए तो फिर उस क़यादत का क्या किया जाए जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। ये एक बड़ा बुनियादी सवाल हो गया है। आप कोशिश लोग ये करते हैं कि अदारे बनाए जाएं, अदारे बनाने की बात करते हैं, उनकी तक़वियत देने की बात होती है, बहुत ज्यादा बात होती है कि रियासत को मजबूत बुनियाद पर कायम किया जाए जिसमें आमरीत की गुंजाइश ना रहे। लेकिन अगर नताइज वही निकले जो किसी आमरीत के जमाने में निकलने थे या निकलते रहे हैं, जो और जमहूरियत के नतीजे में भी नताइज ये हों, आमरीत से भी बुरे नताइज निकले। मैं उस तरफ आ रहा हूं। देखिए, अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान बल्कि इक्तिसादी तौर पर मुनहदम हो चुका है। अगर इस लफ्ज का कोई अभाव है, इसका मतलब है टूट चुका है। जहां 6 महीने में 1000 अरब रुपए के कर्जे लिए गए हों और रोकने वाला कोई नहीं हो, और जितनी आपने रकम गिनवाई थी 8,500 और कुछ अरब रुपए की, तो वो तो दूसरी बात, खारजी तौर पर मैं जरा इस तरफ आना चाह रहा था क्योंकि सारी गुफ्तगू दाखिली तौर पर हुई है। अब तक पाकिस्तान बुनियादी तौर पर वो वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है जो जौहरी रियासत है जो जिस पर इस वक्त हमला हो रहा है, जो इस वक्त मुहासरे में है, जो 10 साल से अमरीकियों के हमलों का निशाना है और वेस्ट के। ये वाहिद न्यूक्लियर स्टेट है, नॉर्थ कोरिया नहीं है, पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा कमजोर मुल्क है। लेकिन कोई आप क़यादत का फर्क देखें जिसकी तरफ जहां से मैंने बात शुरू की थी। न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बल्कि सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर एसेट्स इस वक्त मिनिमम न्यूक्लियर डिटेरेंस से जरा से आगे आ गए हैं। लेकिन क़यादत की हद तक पाकिस्तान सिफर की सरहद को अबूर कर चुका है। चुनांचे पाकिस्तान के मसाइल क्या है कि हाफिज सईद का मसला खड़ा होता है, जरूरत इतनी होती है, कोई जुर्म नहीं है हाफिज सईद के ऊपर, कोई चीज साबित नहीं हुई हमारी अदालत में। नहीं, अगर हम कहते हैं नरेंद्र मोदी ने बंदे मरवाए थे, उसको भी करो। सवाल ये नहीं है नहीं कि साबित कुछ हुआ है, ये नहीं, सवाल ये है हमारे कोई हमारी सियासी लीडरशिप ने उसके ऊपर तगड़ा बयान नहीं दिया। मैं और बाउंटी तो उसकी रखी जाए सर जो अंडरग्राउंड है, जो बंदा सरेआम फिरे, घूमे फिरे, मजे करे, मतलब उसके ऊपर कोई मसला नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बरी जिम्मा करार दिया जा चुका है एक फैसले के नतीजे में। एक आजाद आदमी है ना, ये आजाद आदमी है, एक तहरीक का सरबराह है, नया जुर्म लाइए, नया मवाद लाइए, नया सबूत लाइए, जेल में डाल। चिदम्बरम कहते हैं 700 पेजेस के हमारे पास पड़ी है उसके खिलाफ। जब इस रियासत का सरबराह करते नहीं है, फिर जब इस रियासत का सरबराह जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसी रूहानी बुजुर्ग हस्ती का नाम लेकर सियासी मकासद को जितनी की उसकी अहलियत है उसको वो हिंदुस्तान के वजीर आजम के साथ जेर बहस लाने के लिए उनका मोटिव वहां जाता है, घर पे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, 2 मिनट मिल लेंगे, खाने से खाने। जी, लेकिन हकायक इस तरह नहीं है। जब 2 सरबराह मुमलिकत मिलते हैं तो कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। कोई मैसेज आ रहा है कहीं से उनको इनडायरेक्ट? मेरा तो ख्याल है ये खुद मैसेज लेकर जा रहे हैं। देखिए, अच्छा। बिल्कुल वहां से मैसेज नहीं आ रहा है। उनके ऑफिस ने तो ये कहा है मनमोहन के
कि हमें तो कोई दिलचस्पी नहीं है किसी किस्म के सियासी मसले पर बात करने के, जहां तक ताल्लुक है। तो ये अपनी तरफ से एक डिप्लोमेसी करने जा रहे हैं। अच्छा, इनको इख्तियार नहीं है, सदर पाकिस्तान आइन, मौजूदा आइन के तहत सदर पाकिस्तान को किसी किस्म के सियासी मुज़ाकरे या डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट का इख्तियार ही नहीं है, और ये बात वज़ीर आज़म ने खुद पार्लियामेंट में भी कही है। उसके बावजूद ये बड़ा कुछ और कहा। अच्छा, मैं जरा गिनवाता हूं 2-4 बातें। देखें, जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स का ताल्लुक है, हकाइक ये है कि 10 साल के मुहासरे और जंग के बाद पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात की हद के आखिर तक पहुंच चुका है, जिसका मतलब सादा जुबान में है ये ताल्लुकात के इख्तिताम की इब्तदा है और इससे ज्यादा नहीं है। आप कुछ कर लें, आप नेटो को खोल दें, आप ड्रोन जारी रखें, आप किसी किस्म का और सर्जिकल स्ट्राइक्स करें, आप बूट्स ऑन ग्राउंड ले आए, आप जो कर लें, कुछ भी नहीं। आपका एहतराम एक मुक्तदर रियासत के तौर पर करने के लिए तैयार ही नहीं है। सर, ओबामा ने अभी पता है फारिस में क्या फरमाया है जनाब वज़ीर आज़म साहब को? जी, उन्होंने कहा जी आपकी सॉवरेनिटी तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी हमें पसंद है, अच्छी चीज है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर सिक्योरिटी। यू नो व्हाट इट मींस? इट अपनी सिक्योरिटी पे तरजीह नहीं देते, हमारी सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट, और ऐसी की तैसी आपकी सॉवरेनिटी की एलिमेंट। और थॉमस नाइट्स ने इसी बात को कल दोहराया है एक मुहज़्ज़बाना अंदाज में। उसने कहा हमारे भी खारजा पॉलिसी के मसाइल हैं और सलामती के मसाइल हैं, और आपकी पार्लियामेंट को उनको जहन में रखना होगा। तो कहना मैं क्या चाहता हूं, 4 बातें। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अब एक फरेब की बुनियाद पर चल रही है। यूनाइटेड स्टेट्स से चंद अरब डॉलर मिलने से आपका कुछ नहीं बन सकता। रियासत पाकिस्तान को निजाम महासिल या टैक्स कलेक्शन का निजाम वसी किए बगैर रियासत चलाई नहीं सकता। किस तरह वसी होगा? आप लोग वो कर दिया उन्होंने, पेट्रोल बढ़ा दिया। मजे की बात है, टेलीविजन चैनल्स पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज चल रही थी, मुझे हंसी भी आ रही थी, इसी तो जरूर शेयर करूंगा कि 2 रुपए इतने पैसे पेट्रोल सस्ता होगा। भाई 8 रुपए महंगा करके बोले 6 रुपए महंगा हो गया, बनिस्बत कह रहे हैं कि 2 रुपए सस्ता हो गया। एक गलत दिमाग को ज्यादा सुकून मिल रहा था। एक आखिरी बात कह देता हूं, देखें 300 ड्रोन हमले हुए हैं, 300 दफा पाकिस्तान के इक़्तिदार, उससे भी ज्यादा खिलाफ वर्जी हो चुकी है, जमीनी हमले हो चुके हैं। सिर्फ सलाला का जिक्र किया जाता है, सलाला से 1000 गुना बड़ा वाकया एबटाबाद पर अमेरिका का हमला था, उसका जिक्र बड़े दबाकर करते हैं हम लोग। खौफनाक बात है, एक न्यूक्लियर स्टेट है, हमलों का शिकार है। स्काउट्स पे हमला भूल गए सर, जिसमें इतना बड़ा जानी नुकसान हुआ आपका, आपको याद होगा, वो भी सारा अमेरिकन स्पॉन्सर्ड कहते हैं हुआ है सारा। वो कहां पे सर? चित्राल स्काउट्स पे, जो आपको याद होगा हमला हुआ होता, बहुत बड़ा, ठीक है, उसमें 30-35 बंदा मारा गया। जी सर, फरमाइए। बात यह है कि उस दिन असेंबली में चौधरी निसार ने कहा कि पाकिस्तानी कौम बहुत गयूर और बहुत बाज़मीर है। तो मैंने उसे कहा कि मुझे इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ है, पाकिस्तानी कौम के गयूर और बाज़मीर होने में थोड़ा सा इख्तिलाफ है। और वो इख्तिलाफ ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कौम का हाकिम जो होता है वो कौम की किरदार का आईना होता है, और हमारा हाकिम वो है। जब एबटाबाद पे हमला होता है तो ये इसकी गैरत और ज़मीर चाहिए, और ये अमेरिका को मुबारकबाद देता है कि आपको मुबारकबाद हो कि आपने मेरे मुल्क पर हमला किया हो। तो अगर हुक्मरान की गैरत और ज़मीर ये हो तो ऐसे हुक्मरान को चुनने वाले कौम की क्या गैरत और ज़मीर होगी? एक दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं, हमारे वैसे पांव थरथरा रहे हैं, अमेरिका हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है, और फर्क अगर करे भी तो क्या 40,000 लोग तो मार दिए ना हमारे। अगर फर्क ये डायरेक्ट हमला हमारे ऊपर करता तो ये 40,000 लोग मरते। 72 अरब डॉलर हमारा नुकसान हो चुका है। अगर ये डायरेक्ट हमला करता इससे कम ही होता, तो शायद इससे कम ही होता। तो और कौम एक साथ होती है, लेकिन आज कौम यूनाइट हो जाती, कौम यूनाइट हो जाती, और कौम अलग हुई हुई है, नुकसान अपनी जगह पर होता कि अमेरिका को यह सबक मिल जाता कि इस तरह आज ये डर के मारे नॉर्थ वियतनाम की तरफ नहीं जाते। दूर से दूरबीन में देखता है ओबामा, ये नॉर्थ वियतनाम इधर है, फिर वो नॉर्थ कोरिया इधर है, ठीक है ना, लेकिन इराक पर फिर चढ़ दौड़ेगा, क्योंकि इराक पर रेजिस्टेंस नहीं हुई है। अफगानिस्तान ने उसके दांत तोड़ दिए हैं, बरतानिया के दांत तोड़ दिए थे जब 10,000 बरतानियों को जो है लाशें जो है ना उन्होंने वापस पेशावर भेज दी थी, 10,000 बरतानिया फौजियों की अफगान जंग में। रूस को बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिया है, ये अफगानों का कमाल है। और इंशाल्लाह अमेरिका की यहां तक आ गई कि अमेरिका में बैगिंग शुरू हो गई है
मेरा बेटा कहते हैं वहां पर आपके सामने वो भी है 99% का जो सिलसिला चल पड़ा है, कहता है दैट इज नॉट अ जोक। कहते मेरा बेटा कहता है कि वहां पहली दफा जो है ना मैंने देखा कि अमेरिका जो है ना यहाँ वो बोर्ड लगाते हैं अमेरिकन और वो भीख मांगते हैं। पहली दफा अमेरिका की अगर ये हालत हुई है तो सिर्फ अफगानियों की वजह से हुई है, जो बागयूर कौम और इंशाअल्लाह हमारे वैसे पांव थरथरा रहे हैं। देखें ईरान में गैरत है ना, एक कौम है ना, सारा वेस्ट उसके मुखालिफ, अमेरिका उसके मुखालिफ, किसी ने क्या किया? हमारा क्या होता अगर ये जंग अमेरिका हमारे साथ करता? मैं आपको ईमान से कहता हूं हमारी कौम ई जाती, न महाजर होता, न पंजाबी होता, न सिंधी होता, न पठान होता, सारे पाकिस्तानी होते सारे। और यही हमें चाहिए था, लेट्स गेट इट एट एनी कास्ट, बट वी शुड ब्लेंड इट इनटू वन नेशन। दैट्स वो मैं बड़े असल में ऑफिस में भी आप जब चाय की बात कर रहे थे उस वक्त यही बात हो रही थी कौमियतों के हवाले से। डॉक्टर साहब उससे पहले कि मैं उस मेन चीज पे जाऊंगा, बड़ा आपने इंपॉर्टेंट एक नुकता रेज किया कि कौमें होती क्या है, कौमों का इंग्रेडिएंट क्या होता है, उस पर भी बात कर लेंगे। डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं कि ये जिस दलदल में गंद में अब हम फंस गए हैं और जो कुछ हुआ, जब भी दुनिया के मिसाल देखा चाहिए, इराक में ऐसे हो गया, ईरान में वैसे हो गया, वेस्टर्न अफ्रीका में यूं हो गया, मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसी गेम हो जाएगी, सेंट्रल एशिया में अमेरिका ये कर देगा, एक पूरा ग्लोबल एजेंडा है ना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सारा कुछ। पाकिस्तान की बड़ी मजे की ऑथर ने बात लिखी, उसने कहा और यहां पर ये करेंगे कि अपनी मर्जी के हुक्मरान बैठा देंगे। खुदा की कसम उसने ये लिखा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई कैन एक्चुअली सेंड द लिंक, कल अगर कहते हैं मैं ला के पढ़ भी दूं। आप समझते हैं कि जो बाय डिजाइन अपनी मर्जी के हुक्मरान कोई भी हो, चाहे वो किसी फौजी की सूरत में ले आए, चाहे वो किसी भी सूरत में ले आए, ताकि वो एक बंदे के साथ डील करें, उसी से बात करें, तो आप समझते हैं पाकिस्तानी जो हम लोग वैसे हम शोर शराबा करते हैं आगे पीछे, हमें बाय डिजाइन बिजली, पानी, गैस, आलू, टमाटर, अंडे, इन चक्रों में डाला हुआ है। गेम प्लान कुछ और है, लोग बेचारे इन्हीं के चक्रों में फंसे हुए आज तक। ये नहीं पता कि वो पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश का गेम कुछ और ही हो जाएगी। देखिए हमने बहुत अच्छी बात की है कि जो मेन मसला है वो अगेन उधर ही आ जाता है कि हमारी जो लीडरशिप है। This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. उनके जो सारे एसेट्स है, उनके जो सारा पैसा है, वो उन लोगों ने मतलब लीडरशिप ने बाहर रखा हुआ है, मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स में रखा हुआ है। इनके पाकिस्तान में उन लोगों की कोई किसी किस्म के स्टेक्स इन्वॉल्व नहीं है, तो ऑब्वियसली उनको जितना करप्ट आदमी होगा उतना आसान है उसको हैंडल करना। क्यों? उसकी कमजोरी आपके पास है और आप उसको आराम से कर लेते हैं। अब इस जगह पे प्रॉब्लम यह है कि हमारे मुल्क में लोगों ने, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन लोगों ने ये इलेक्शन प्रोसेस को पैसे के साथ लिंक कर दिया है। ये इलेक्शंस के दौरान में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है कि इससे ज्यादा पैसा नहीं लगाया, ये इतना ज्यादा पैसा लगा देते हैं और वोट इस तरीके से खरीदते हैं एक आम इंसान सोच नहीं सकता सर, सोच नहीं सकता। और प्लस उसमें इतनी ज्यादा गुंडागर्दी होती है। आपके देखें टेलीविजन पांच भाइयों की मैं कहानी सुनाता हूं सर, उसमें पांचवा भाई वाली बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ चेंज बाकी चार भाई वो नहीं यहाँ कौन करेगा? देखिए यहाँ चेंज कौन करेगा? यहाँ पे चेंज ये अवाम आए। इस दफा देखिए अवाम कब आएगी? जब अगर फर्ज करें मैं अपने वोटर्स के पास कहता हूं ये गाड़ी में भेज रहा हूं, तुम आ जाओ। सर वो सिस्टम हाईजैक कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वो पटवारी, वो आपका एसएचओ, वो तहसीलदार, वो फलाना ढींगा गर्दावर से लेकर के आगे पीछे कहते हैं यहाँ की सियासत क्या है? पुलिस की और थाने कचहरी की सियासत है। बिल्कुल ठीक, आपने आम आवाम को दोनों मसलों में डाला हुआ है। देखिए यही मसला है, क्यों नहीं कर सकते? आपने बाय डिजाइन अपना सेटअप अपने फेवर में ऐसे ले आए कि आपने निजाम बदल दिया नीचे से। सर आम बंदा चाय भी तो उसका वो सेटअप के उस दलदल में वो इतना बुरा फंस गया कि वो चाय भी तो सर नहीं निकल सकता। देखिए सर ब्रेक का इशारा हो रहा है, जस्ट टेक अ ब्रेक डॉक्टर साहब, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, वेलकम। सर टाइम कम है, मैं चाहूंगा बिल्कुल बुनियादी बात कीजिए सर अब लास्ट पोर्शन में। सर के किया जाए तो क्या किया जाए? मसले का हल है क्या सर आपकी नजर में? मसले का हल सबसे पहले पाकिस्तान को हिम्मत करके अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। एक, पाकिस्तान को नेटो सप्लाई लाइन बिल्कुल नहीं खोलनी चाहिए। दो, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए। वो कबायली तो अब छोड़ जाएं, 28 साल में मारे हैं, उनको कहें आप 14 हमें दे दें, हम मार लेते हैं, हम 28 दफा माफी मांग लेते हैं। पता चल जाएगा वाकई हमारे साथ बराबरी की करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन आप वाली बात, एक पागल फौजी ने बंदे मार दिए, उसका ट्रायल तो करने देते नहीं हो, किधर मानेंगे? नहीं तो कह रहा हूं, माइट इज राइट। तो मैं तो यही कह रहा हूं ना कि अगर माइट इज राइट है तो कम से कम हम जो अपने दायरे में रहकर हम जो रेजिस्टेंस कर सकते हैं वो करनी चाहिए और कोऑपरेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सर हम अफगानियों को मार रहे हैं,
इनके साथ मिलकर अफगानियों को मार रहे हैं। हम अफगानी तो होते जिन्होंने 65 जंग में 1965 की जंग में हमें स्ट्रेटेजी डेप्थ के लिए अपने मुल्क में तकाफुर किया। आप समझते हैं कि सर नेटो इजराइल और अमेरिका ईरान पर और नेटो अमेरिका और इंडिया पाकिस्तान पर बिल्कुल नजर रखी हुई, नजर तो रखी हुई सर, ये कुछ करेंगे भी अगर हम थोड़े तगड़े हो जाएं तो? यार अब मेरा ख्याल नहीं कोई करेगा, नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखिए हमारे पास बहुत पोटेंशियल है। ये अभी तो अगर ये कुछ होता है तो ये तीसरी जंग अजीम की इब्तिदा हुई आपके ख्याल में? ये हिंदुस्तान जरा दुआ दे यहाँ की पाकिस्तान में, अगर हिंदुस्तान ने थोड़ी सी वो की ना और सिर्फ ये तालिबान को यहाँ अनलिश कर दिया ना, अपने मुल्क में नहीं रह सकेंगे यार हिंदुस्तान वाले। ये ऐसा हथियार है आपके पास कि इसकी कोई तोड़ नहीं है, कोई रोक नहीं है। वहां जिन लोगों की दाढ़ें बना के और हमारे इलाके में पेनिट्रेट करते हैं हिंदुस्तान वाले, जिनकी ब्रेन वॉशिंग करके मदरसों में पढ़ा के हिंदुओं को पादरियों को जो है ना मुल्ला बना के वो जो पढ़ा के लोगों को ब्रेन करके वो भेजते हैं। अगर हम इस तरह करना शुरू कर दें, इन लोगों को सिर्फ डायरेक्ट कर दें कि जाओ, हिंदुस्तान की नींदें हराम हो जाएंगी। हिंदुस्तान को ठीक ठाक होना बैठना चाहिए। जंग हमारी होगी सिर्फ अमेरिका से होगी, क्योंकि अमेरिका में टालेट नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, मैं फैसल साहब, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को सबसे पहले अपने आप को ठीक करना चाहिए, अपने अंदर स्ट्रेंथ लानी चाहिए, और वो स्ट्रेंथ इस स्टेटस को के साथ या इस सिस्टम के साथ नहीं आ सकती। सो इस सिस्टम को बदलने के लिए आपको पूरी की पूरी उस सोच को बदलनी है। उस सोच को बदलने के लिए ये जितने भी पिछले 30-40 साल से जो लीडरशिप है, आपने इनको एकदम बदलना है और एक ऐसी लीडरशिप को लाना होगा कि जो इस नीयत के साथ आए कि हमने इस मुल्क को ठीक करना है और करप्शन से साफ करना है। जिस दिन पाकिस्तान करप्शन से साफ हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा मसला है, आपकी हर किस्म की पॉलिसी, पाकिस्तान इतना अमीर मुल्क है कि इसमें इतने ज्यादा जखायर है कि हम सोच भी नहीं सकते कि गवादर कितनी इंपॉर्टेंट जगह है। हम सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ नहीं है। सिर्फ एक चीज है पाकिस्तान के अंदर जो नहीं है, वो है एक ऑनेस्ट लीडरशिप की, एक सादिक और अमीन लीडर की, जो कि अपनी कौम के साथ झूठ ना बोले, जो कि अपनी कौम के लिए खड़ा हो और जो कि अपनी कौम के लिए सही फैसले करे। जिस दिन पाकिस्तान में ये लीडरशिप आ गई, वो दिन 90 दिन तो दूर की बात है, 10 दिन में चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। सर तारिक साहब, 2-3 मुख्तलिफ बातें। मैं जरदारी साहब की तरफ जरा वापस आना चाहता हूं। देखें, सर हम सोल्यूशंस की बात करें, मैं सोल्यूशन ही की तरफ आ रहा हूं, लेकिन मसाइल की तरफ इशारा जरूरी है। जरदारी साहब हिंदुस्तान जा रहे हैं और कल वो दिन था जब हिंदुस्तान ने एक न्यूक्लियर ट्रायड जो है अपना वो मुकम्मल किया है। आज हम वहां जा रहे हैं। क्या हम ये पैगाम दे रहे हैं हिंदुस्तान को कि आपकी डोमिनेंस इस इलाके में, आपका तफव्वुक बरतरी हमें तस्लीम है? क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आप दुश्मन की खतरनाक अस्करी मूव को नजरअंदाज करें और एक सफारती मिशन पर अगले रोज वहां पर चले। ये दुनिया में हुआ नहीं करता। एक बात, जरदारी साहब अभी सदर नहीं बने थे तो उन्होंने यहां F8 वाले घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी, उसमें कहा था कि कश्मीर का मसला एक नस्ल के लिए फ्रीज कर देना चाहिए। ये ख्यालात हैं इस कौम के लीडर के, जिसके हाथ में गुज़श्ता 5 साल से बागडोर है। तीसरी बात, मैंने इकोनॉमिक्स की, अमेरिका की। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अब आप चल नहीं सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हम तो जबरदस्ती से उसको जोड़ रहे हैं, लेकिन तसादुम भी ये नहीं होगा, एक्ट नहीं मिलेगा, नहीं होगी। सर आपकी इतने इंटरेस्ट है वहां पर, पैसा वहां पर, बच्चे वहां पर, प्रॉपर्टीज वहां पर, सर वो किधर छोड़ते हैं? सर क्या बतौर रियासत बात कर रहा हूं, मतलब तो मसला ये है, मैं इन अफराद को एक तरफ रख के बात कर। देखिए, पाकिस्तान या वो इंटरेस्ट खत्म किया जाए या वो एलीट खत्म की जाए, एक ऑप्शन इसको इस तरह कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है इस इलाके में इंडिया, पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। इंडिया सर, बड़ी सादा सी बात समझने की। आपके सिविल न्यूक्लियर डील आपके सामने भाई, आपके साथ देखिए, वो एक बात है, बेशुमार तमाम बातें, ट्रेड एक्सेस, बिल्कुल। अच्छा, हम उनके साथ न तो तसादुम करना चाहते हैं लेकिन चल भी नहीं सकते। ये सूरत हाल है। इसी पॉलिसी के साथ ही आपने जिंदा रहना है। चौथी बात यह है सर, वक्त की कमी मैं आ रहा हूं सर कि जो पाकिस्तान का इक्तिसादी निजाम है, जिसमें इस मुल्क को टैक्स नेट को वसी किए बगैर, टैक्स में इजाफे की बात नहीं हो रही चंद लोगों से करने की, सबसे पैसा लेने की बात है ना सर। अगर वो नहीं करते तो फिर
बैठ जाएगी। बैठ गई है सर ऑलमोस्ट। अगर आपने करे, आपके जो चंद लोगों को मिलते हैं 20 रुपए उन्हीं से निकालने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के। एनीवे, जफर बेग बिटानी साहब बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर मायूब खान साहब बहुत शुक्रिया, तारिक पिज़्ज़ा साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। एक बड़ी क्विक सी बात करूंगा जी, बिल्कुल एक छोटी सी बात, वो ये कि जब तक रियासतें, कौमें और ये सिलसिले ठीक नहीं होते, जो बात की गई शुरू में कि हुक्मरान ऐसे होगा तो वैसे ही नीचे सिलसिला होगा सारा, जब तक आपकी एलीट के इंटरेस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर से बाहर, बरतानिया में, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे अमेरिका में, प्रॉपर्टीज, विलास, मैंशंस, डॉलर्स, अकाउंट्स में पड़े हैं भाई मेरे, तो फिर वो कभी भी फैसला वो नहीं करेंगे जिसमें थोड़ा सा हमें खड़ा होना पड़ेगा, और खड़ा होना अब मजबूरी है, अदरवाइज डूम्सडे। एनीवे जी, मिलेंगे फिर इंशाल्लाह आपसे कल 8 बजे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।